गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रासायनिक परिसज्जाएं पढ़ेंगे हम। रासायनिक परिसज्जाएं रासायनिक पदार्थों की सहायता से की जाती है और जैसा कि यांत्रिक परिसज्जाएं में हमने पढ़ा था कि वह विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा होती है और विभिन्न प्रकार की विधियां हमने उसमें पढ़ी थी। उसी प्रकार से रासायनिक परिसज्जाओं में भी कई प्रकार की विधियां होती हैं। डिफरेंट टाइप की रासायनिक विधियां होती हैं जो आपके स्क्रीन पे उसका पूरा चार्ट शो हो रहा है कि कौन कौन सी होती हैं, उनमें मुख्य क्या किया जाता है और कौन कौन से केमिकल्स रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके वह परिसज्जा की जाती है। वो पूरा उस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है जिसे आप ब्रॉड करके बहुत अच्छे से ईजीली रीड कर सकते हो। फर्स्ट है उसमें मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया। इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार और सुंदर बनाया जाता है। अधिकतर ये परिसज्जा कॉटन के वस्त्रों पर की जाती है या धागों पर की जाती है। कॉटन के धागे जो होते हैं उनकी मुख्य प्रॉब्लम ये होती है, उनके गुणों में मुख्य कमी ये पाई जाती है कि वे ईज़ी टू केयर और ईज़ी टू वॉश नहीं होते हैं। वॉश करने पर वो श्रिंक हो जाते हैं और उनके कलर भी फेड हो जाते हैं। मर्सराइजिंग प्रक्रिया का आविष्कार 1844 ईस्वी में इंग्लैंड निवासी जॉन मार्शर ने किया था और उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का भी नाम रखा गया है, मर्सराइजिंग। लिनन के वस्त्र पर भी यह परिसज्जा दी जाती है कॉटन की ही तरह। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में रेशे जो होते हैं वो फूल जाते हैं। वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाता है और वस्त्र की मजबूती जो होती है वह 20% तक बढ़ जाती है। वस्त्र सघन, चिकना और चमकदार हो जाता है। वस्त्र में जल अवशोषण क्षमता जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो कलर्स हैं वो बहुत इजीली चढ़ते हैं वस्त्र पर और काफ़ी पक्के रंग चढ़ते हैं। सतह चिकनी होने के कारण वस्त्र शीघ्रता से गंदा भी नहीं होता है। निश्चित मात्रा में ताप, दाब और नमी के मिले जुले प्रभाव से रेशों के रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है और जो वस्त्र होता है वो कोमल हो जाता है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में धागे को मर्सराइज्ड करने के लिए पहले उसे कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में डाला जाता है, जिससे उसकी ऐंठन कम हो जाती है। धागों की चमक भी बढ़ जाती है और अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए रंग बहुत आसानी से रेशों में गहराई तक पहुंच जाते हैं और पक्के चढ़ते हैं। वस्त्र को मर्सराइज्ड करने के लिए पहले विशेष रूप से तैयार 18% से 20% कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में 8 से 10 घंटे तक डुबोकर रखा जाता है और उसके पश्चात वस्त्र को घोल से निकाल कर खींचकर तान दिया जाता है। इसके पश्चात उस पर समान मात्रा में ताप और दबाव प्रवाहित किया जाता है। वस्त्र में लगे कास्टिक सोडे को पानी से धोकर साफ कर लिया जाता है। कास्टिक सोडे के क्षारीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए वस्त्र को पहले हल्के अम्ल से धोकर पुनः स्वच्छ पानी से धोकर खंगाल लिया जाता है। इस प्रकार मर्सराइजिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। कॉटन के वस्त्रों पर, लिनन के वस्त्रों पर मर्सराइजिंग प्रक्रिया करने से उनका जो कड़कपन होता है, खुरदरापन होता है वो कम हो जाता है। वस्त्रों की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। अब वे श्रिंक नहीं होते हैं वॉश करने पर और ना ही उनके कलर फेड होते हैं। उनमें कलर अच्छे से और इजी वे में चढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब उनमें काफ़ी कलर ऑप्शंस हमें प्राप्त होने लगे हैं। काफ़ी डिज़ाइन और पैटर्न्स भी हमें उनमें काफ़ी प्राप्त होने लगे हैं, वैरायटीज़ मिलने लगी हैं और अब उनको की केयर और मेंटेनेंस करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। उसके ऊपर खर्च भी कम होने लगता है।
ओवरऑल यदि हम कहें तो मर्सराइज्ड प्रक्रिया करने के कारण कॉटन के वस्त्र काफ़ी ड्यूरेबल के इजी टू केयर, इजी टू वॉश और यूज़ करने में और देखने में अत्यंत ही आकर्षक हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया आती है सिल्वट रोधी परिसज्जा अर्थात क्रीज रेजिस्टेंट फिनिशेस। सूती और लिनन के वस्त्रों में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का जो गुण होता है उसका पूर्णतः अभाव सा ही होता है, जिसके कारण वस्त्र शीघ्रता से क्रश हो जाते हैं और उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप उनका जो बाह्य स्वरूप होता है वो एक बार पहनने के पश्चात ही बिगड़ जाता है। वस्त्र दोबारा पहनने के योग्य नहीं रहता। अगर आपको उसे दोबारा यूज़ करना है तो उसे वॉश करना होगा, आयरन करना होगा, चरक देना होगा, तभी जाकर हम उसे पहन सकते हैं। आज की इतनी बिज़ी लाइफ में और कपड़ों को इस प्रकार बार बार धोना, स्टार्च करना, इस्त्री करना और इतना टफ़ उनका जो केयर एंड मेंटेनेंस होता है वो बहुत टिपिकल हो जाता है करना। इसलिए उपभोक्ता को ऐसे वस्त्रों की आवश्यकता होती है जो बार बार पहनने के पश्चात भी क्रश ना हो। वस्त्र हमेशा ताज़ा, नवीन, सुंदर बना रहे। इसलिए निर्माताओं को चाहिए कि वे ऐसे वस्त्र तैयार करें जो सिलवट रोधी वस्त्र होते हैं। सिलवट रोधी परिसज्जाओं के लिए वस्त्र को रासायनिक रेजिन जैसे कि विनाइल, मिलेमाइन, इन गोंद के मिश्रण में डालकर नम वातावरण और ऊंचे तापक्रम पर सुखाकर लचीला बनाया जाता है। इसके पश्चात सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्रों को यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड और गहरे रंग वाले वस्त्रों को फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे वस्त्र लचीला और सिलवट रोधी बन जाता है। रेजिन के अणु फूल कर रेशों से भली भांति चिपक जाते हैं। बार बार धुलाई और ड्राई क्लीन के पश्चात भी अलग नहीं होते हैं। प्रत्यास्थता और लचीलापन आ जाने से वस्त्र जल्दी क्रश नहीं होते हैं और अपनी मौलिक आकार में बने रहते हैं, जिससे कि वस्त्रों की जो केयर और मेंटेनेंस है वो इजी हो जाती है और बड़ी आसानी से हम उनका बार बार प्रयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट परिसज्जा है जल अभेद्य परिसज्जा अर्थात वाटरप्रूफ फिनिश। वस्त्र में जल प्रवेश न करे इसके लिए वस्त्रों पर वाटरप्रूफ परिसज्जा की जाती है। इसी परिसज्जा के द्वारा हमारे जो रेन कोट्स, बरसाती, तिरपाल, छतरियाँ आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। वाटरप्रूफ परिसज्जा के लिए वस्त्र की सतह पर प्लास्टिक या रबर की रासायनिक रेजिन की एक लेयर लगाकर वस्त्र के सभी छिद्रों को बंद कर दिया जाता है। अगर वस्त्र कम गुणांक के होते हैं तो उन पर प्लास्टिक की फिल्म चढ़ा दी जाती है, जिससे वस्त्र पर से पानी फिसलकर नीचे गिर जाता है और वस्त्र गीला नहीं हो पाता। स्वास्थ्य की दृष्टि से जल अभेद्य वस्त्र उत्तम नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वस्त्र का झिरझिरापन समाप्त हो जाता है, हवा का आवागमन नहीं हो पाता और आजकल जो वाटरप्रूफ परिसज्जाएं की जाती हैं उसके लिए उसमें मोम का घोल या धात्विक साबुन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है अग्नि अभेद्य परिसज्जा यानी फायर प्रूफ फिनिश। फायर प्रूफ फिनिश से वस्त्र आग नहीं पकड़ता और ऐसे वस्त्र फायर ब्रिगेड में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। फायर प्रूफ परिसज्जा करने के लिए वस्त्र के दोनों ओर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का लेप किया जाता है जो अज्वलनशील होते हैं यानी आग नहीं पकड़ते हैं। उस लेप से वस्त्र के सभी छिद्र बंद हो जाते हैं, परंतु लचीलापन और कोमलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
इसलिए पहनने पर आरामदायक महसूस होते हैं। एस्बेस्टस से बने वस्त्र पूर्णतया अग्नि अवरोधक होते हैं। वस्त्र को फायर प्रूफ बनाने के लिए कुछ ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिनके नाम निम्न प्रकार है, जैसे कि बोरिक एसिड और बोरेक्स। इनको पानी में घोल कर उस घोल में वस्त्र को डुबो दिया जाता है। कुछ समय पश्चात इस घोल में जो वस्त्र को निकाल कर सुखा लिया जाता है। सूखने के पश्चात वह वस्त्र फायर प्रूफ बन जाता है, परंतु 1-2 धुलाई के पश्चात ही यह परिसज्जा समाप्त हो जाती है। सेकंड केमिकल है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के घोल की एक मोटी लेयर वस्त्र के दोनों ओर लगा दी जाती है, जिससे कि वस्त्र फायर प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन युक्त रबर, एंटीमनी ऑक्साइड या विनाइल क्लोराइड इनके घोल में कुछ समय तक वस्त्र को छोड़ देते हैं। इससे वस्त्र की सतह पर इनकी परत चढ़ जाती है और वस्त्र अज्वलनशील बन जाता है। नेक्स्ट परिसज्जा है ब्लीचिंग यानी विरंजन करना। बुनाई प्रक्रिया के दौरान वस्त्र पर तेल, ग्रीस आदि के कई दाग धब्बे लग जाते हैं। धूल मिट्टी के संपर्क में आकर वस्त्र काफ़ी गंदा मटमैला हो जाता है और फलस्वरूप सफ़ेद, आकर्षक और सुंदर वस्त्र बनाने के लिए उस पर से ये सभी दाग छुड़ाना आवश्यक होता है और उसी के लिए ब्लीचिंग प्रक्रिया की जाती है। ब्लीचिंग का कार्य धागों पर भी किया जा सकता है और वस्त्र दोनों पर भी किया जाता है। ब्लीचिंग से वस्त्र सफ़ेद उज्ज्वल रंग का हो जाता है। सफ़ेद वस्त्र पर किसी भी प्रकार की परिसज्जा आसानी से की जा सकती हैं। सभी प्रकार के रंग भी उस पर आसानी से और अच्छे चढ़ते हैं। ब्लीचिंग मुख्यतः ब्लीचिंग प्रक्रिया करने के लिए उसमें मुख्यतः 2 प्रकार के ब्लीचिंग एजेंट्स का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है ऑक्सीकारक ब्लीचिंग पदार्थ और सेकंड है अवकारक ब्लीचिंग पदार्थ। फर्स्ट है ऑक्सीकारक ब्लीचिंग पदार्थ। वे ब्लीचिंग पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है। वे ब्लीचिंग पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है। ऑक्सीजन वस्त्र के संपर्क में आकर मुख्य यौगिक से अलग हो जाता है और इस स्थान विशेष पर प्रतिक्रिया के द्वारा वस्त्र में सफ़ेदी आ जाती है। इसे ही ऑक्सीकारक ब्लीचिंग कहते हैं। नमी, सूर्य का प्रकाश, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, पोटेशियम क्रोमेट आदि ऑक्सीकारक ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। सूर्य की किरणें सबसे अच्छा प्राकृतिक ब्लीचिंग पदार्थ होता है। सेकंड आता है अवकारक ब्लीचिंग पदार्थ। रासायनिक रूप से ब्लीचिंग प्रक्रिया में इन विरंजक पदार्थों का अपचयन यानी रिडक्शन हो जाता है, इसीलिए इन्हें अवकारक ब्लीच कहा जाता है। स्टेनस क्लोराइड, जिंक चूर्ण, फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ग्लूकोज, सोडियम बाइसल्फाइड आदि अवकारक ब्लीचिंग पदार्थ होते हैं। अलग अलग ब्लीचिंग पदार्थों का प्रयोग अलग अलग वर्ग के रेशों पर ब्लीच करने के लिए किया जाता है। सूती, लिनन आदि वानस्पतिक रेशों के ब्लीचिंग के लिए हाइपोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे सुरक्षित ब्लीचिंग एजेंट होता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव रेशों पर बिल्कुल नहीं पड़ता। ऊन और रेशमी वस्त्रों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा किया जाता है। थर्ड जो ब्लीच होता है वो होता है ऑप्टिकल ब्लीच, जिसका उपयोग सफ़ेद वस्त्रों पर किया जाता है। रासायनिक ब्लीचिंग पदार्थ वास्तव में वस्त्रों को ब्लीच नहीं करते, बल्कि यह प्रकाश की किरणों के परावर्तन को बदल देते हैं, जिससे केवल नीला प्रकाश ही परावर्तित होता है और इस प्रक्रिया से सफ़ेदी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्टिकल ब्लीच के रूप में फ्लोरोसेंट का प्रयोग किया जाता है, जो कि यह सूर्य की अदृश्य पराबैंगनी किरणों को दृश्य प्रकाश में परावर्तित कर देता है, जिसके कारण वस्त्र में सफ़ेदी आ जाती है। ऑप्टिकल ब्लीच जो है वो वस्त्र को काफ़ी सफ़ेद, उज्ज्वल, चमकदार बना देती है, वस्त्रों का पीलापन समाप्त कर देती है। नेक्स्ट आता है कीट रोधी परिसज्जा, मॉथ प्रूफ फिनिश। ऊन और ऊनी रेशों से निर्मित वस्त्रों पर कीड़े शीघ्रता से आक्रमण करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। कीमती वस्त्र जैसे कारपेट, स्वेटर्स, चादरें, शॉल, कार्डिगन, कंबल, दरियाँ आदि कीड़ों की चपेट में आकर नष्ट हो जाती हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है। कीड़ों से कहीं ज़्यादा नुकसान लार्वा पहुंचाते हैं। लार्वा ऊनी रेशों को शीघ्रता से नष्ट कर उनको ख़त्म कर देते हैं। ऊनी वस्त्रों पर कीट रोधी परिसज्जा इसीलिए दी जाती है ताकि वस्त्रों की उम्र बढ़ सके। गर्म, नमी युक्त और अंधेरी जगहों पर कीड़े अधिक पनपते हैं और सक्रिय होते हैं। सोफ़े की गद्दियों के नीचे, बंद अलमारियों में, बक्सा, वार्डरोब, अंधेरे स्थान, कालीन के नीचे आदि की जो सफाई और निरीक्षण होता है वो अत्यंत आवश्यक होता है उनकी कीड़े से बचाने के लिए। तेज़ धूप में जो कीड़े होते हैं उनके लार्वा मर जाते हैं और उन्हीं वस्त्रों को समय पर धूप इसीलिए दिखाना आवश्यक माना गया है। कीट रोधी परिसज्जा देने के लिए कुछ विषैले रसायनों जैसे सिलिका फ्लोराइड, फ्लोरीन के यौगिक, पैराडाइक्लोरोबेंजीन ऐसे आदि रसायनों का प्रयोग वस्त्र की सतह पर या धागे पर किया जाता है। इससे जो कीड़े होते हैं वो वस्त्र के पास तक भी नहीं भटकते हैं। नेफ्थलीन की गोलियां, DDT पाउडर आदि रसायनों का भी प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। धूप, प्रकाश, नीम की पत्तियां आदि प्राकृतिक कीट रोधी पदार्थ है। वस्त्रों का संग्रह करते समय या स्टोरेज करते समय इसीलिए इन पदार्थों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट आता है फफूंद रोधी परिसज्जा। ऊनी, सूती, रेयॉन, लिनन आदि वस्त्रों पर अक्सर यह परिसज्जा दी जाती है। खासकर ऐसे वस्त्र जिनमें चरक या मांड का प्रयोग होता है उनको जब अंधेरे स्थान या नमी युक्त वातावरण पर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है और उनमें नमी रहती है तो उस पर काली छोटी चिकटियों सी संरचना बन जाती है जिसे हम फफूंद कहते हैं। वहाँ से वस्त्र गल जाता है, कमज़ोर हो जाता है और जल्दी फट जाता है। सूती, लिनन, रेशम, ऊनी वस्त्रों को स्टोरेज करते समय उनको धोकर अच्छे से सुखाकर उनका जो चरक या मांड है वो निकालना इसीलिए आवश्यक माना गया है।
फफूंद अवरोधक परिसज्जा करने के लिए साइजिंग प्रक्रिया करते समय मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड से उस पर प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे कि वस्त्र फफूंद अवरोधी हो जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में तारपीन का तेल, फॉर्मेल्डिहाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। फफूंद से बचाने के लिए कॉटन के इनके वस्त्रों को गंदे, नमीयुक्त और स्टार्च या चरक लगे हुई अवस्था में स्टोर नहीं करना चाहिए कभी भी, और विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर जहां पर नमी का वातावरण हो। नेक्स्ट आता है वेटिंग यानी वज़न बढ़ाना। सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत ही हल्के होते हैं, उनका वज़न बहुत कम होता है, इसलिए उनको वज़नी बनाना आवश्यक होता है। धात्विक लवणों का प्रयोग करके उनका वज़न बढ़ाया जाता है। अत्यंत छोटे ऊनी रेशों से बने वस्त्रों पर भी वज़न बढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे उसका वज़न बढ़ जाता है। और क्योंकि हमारे यहाँ मानसिकता यह है कि वज़नदार ऊनी वस्त्र ज़्यादा गर्म माने होते हैं, ज़्यादा गर्माहट प्रदान करते हैं, जबकि यह पूर्णतः मिथ्या है। नेक्स्ट परिसज्जा आती है स्थिर विद्युत अवरोधक। नायलॉन, डैक्रॉन, पॉलिस्टर आदि जो संश्लेषित कृत्रिम रेशे हैं, उनसे बने वस्त्रों पर स्थिर विद्युत चार्ज होने का अवगुण पाया जाता है। अधिक घर्षण होने पर यह जो दोष होता है या ये जो कमी होती है वो उजागर हो जाती है और हमें बहुत तेज झटका लगता है। स्थिर विद्युत चार्ज के कारण शरीर वस्त्र शरीर से चिपक जाता है। वस्त्र को उतारते समय चमक के साथ चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। ऐसे वस्त्र गर्मी के मौसम में पहनने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। इस दोष से बचने के लिए संश्लेषित कृत्रिम रेशे से वस्त्र तैयार करते समय कुछ स्थिर विद्युत रोधी रसायनों का प्रयोग किया जाता है, परंतु स्थायी रूप से इस दोष का निवारण आज तक भी पॉसिबल नहीं है। प्राकृतिक रेशों से वस्त्र तैयार करते समय उन्हें नमीयुक्त करके नम वातावरण में वस्त्र बुना जाता है, जिससे स्थिर विद्युत का दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट परिसज्जा है अवशोषण क्षमता परिसज्जा, जो सामान्य तौलिए, चादरें, नैपकिन, बच्चों के वस्त्र, ड्रेपरीज आदि में की जाती है, क्योंकि इन वस्त्रों में अवशोषण क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है। लिनन, सूती, रेयॉन, ऊनी वस्त्रों में अवशोषण क्षमता प्राकृतिक रूप से ही अत्यधिक होती है। फिर भी इनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए अमोनियम के यौगिक से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वस्त्रों की अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। मर्सराइजिंग जो प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, उसमें भी वस्त्र की अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट जो रासायनिक परिसज्जाएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर सभी परिसज्जाओं के जितनी भी प्रकार की रासायनिक परिसज्जाएं हैं उनके सारा नेम्स का चार्ट आपको शो हो रहा है, और आप इसे ब्रॉड करके बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लियरली रीड करने में आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।